नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की समीक्षा की है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे चीन में पैर पसार रहे कोरोना वायरस की। चौथी और आखिरी बड़ी खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां सोनू द ढाबा पर हुई कार्रवाई को लेकर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल रायबरेली पहुंचा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस हुई है, जिससे पहले बुधवार को देर रात तक अनिश्चित अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली है। चौथे सदन में सीएम शिवराज ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब पेश किया और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। सीएम के जवाब के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सीएम शिवराज चौहान ने पक्ष के आरोपों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव मैंने तो देखा ही नहीं है। अगर अविश्वास की बात करते तो कांग्रेस में कौन किस पर विश्वास करता है समझ में ही नहीं आता। हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि हमने सरकार गिराई। 11 दिसंबर 2020 को मतगणना का दिन था। रात के 2 बजे तक हमने चुनाव परिणाम देखे और जो परिणाम आए उसमें हमारे 109 सीटें भी कांग्रेस के 114 सीटें थी। रात में मैं निश्चय करके सोया था कि सुबह ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीएम शिवराज ने कहा, कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस आईपीएस के तबादले किए गए थे। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। सवेरे ही मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव मैंने तो देखे नहीं। अच्छा, अविश्वास की अगर बात करें तो कांग्रेस में कौन किस पे विश्वास करता है ये समझ में नहीं आता। अब कई बार नेता प्रतिपक्ष को, अब कल भी देखा था कि नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे और बाकी क्या कर रहे थे। 11 दिसंबर को गिनती का दिन था। रात के 11 बजे माननीय अध्यक्ष पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की 111 सीटों पे आगे थी, कांग्रेस 112 सीटों पे आगे थी। रात के 2 बजे तक हमने चुनाव परिणाम देखे और जो परिणाम आए उसमें हमारी 109 सीट थी, कांग्रेस की 114 सीट थी। हम पे यह आरोप लगाया गया कि हमने सत्ता के खातिर सरकार तोड़ी। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय प्रकट करना चाहता हूं, रात में मैं ये निश्चय करके सोया था कि सवेरे ही मैं इस्तीफा दूंगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय जो निर्दलीय मित्र थे, जो बाकी साथी थे, उनमें से हमारे पास आ रहे थे। आज शेरा भाई बैठे क्या हैं? मेरे तय करने के बाद भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के साथ ही आए थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जब से ये मध्य प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, तब से ही ऐसे लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये सत्र जो है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और चौथे दिन ऐसा हुआ कि हंगामेदार के साथ साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई ये सत्र। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल अगर हम बात करें तो 19 नवंबर माफ कीजिएगा दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो हंगामेदार सत्र की शुरुआत हुई और अंतिम दिन तक यह हंगामा देखने को मिला। कहीं ना कहीं 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आहूत किया गया था, लेकिन चौथे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए
रोक बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर हम बात करें तो जो कार्यवाही थी इसमें कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लगाया गया था और इस पे सरकार के द्वारा भी जवाब दिए गए। और अगर हम बात करें जिस तरीके से कल की तो कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी लगभग 12:30 बजे के करीब दोपहर में और देर रात तक 12:45 बजे तक विपक्ष के आरोपों पर सरकार की तरफ से जवाब आए और साथ ही विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं सरकार पर जमकर निशाना साधा। और अगर हम आज के कार्रवाई की बात करें यानी चौथे दिन की, तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष के आरोपों का जवाब देने सदन में उठे तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल अगर हम बात करें तो मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सीता मैया को लेकर एक विवादित बयान दिया था और कल जब विपक्ष के द्वारा सवाल जवाब किए जा रहे थे, जो चर्चा हो रही थी अविश्वास प्रस्ताव पे, उस दौरान बीजेपी के विधायक जो हैं रामेश्वर शर्मा, उनने भी कहीं ना कहीं एक विवादित बयान तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन भगवान राम को लेकर उन्होंने कहा था कि राम हमारे हैं और आगे भी रहेंगे और विपक्ष पे सवाल उठाए थे कि आपके पास क्या है। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि भगवान राम सभी के हैं और इसको लेकर रामेश्वर शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जो है मोहन यादव उनको माफी मांगना चाहिए। तो आज यही हुआ। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में आरोपों का जवाब देने उठे तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और मोहन यादव और रामेश्वर शर्मा से माफी मांगने की मांग पर अड़ गए। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो रामेश्वर शर्मा उठे और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और जब हंगामा बढ़ा तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और रामेश्वर शर्मा सदन में मौजूद थे और संसदीय कार्य मंत्री ने रामेश्वर शर्मा से खेद व्यक्त करने को कहा। तो उस दौरान रामेश्वर शर्मा सदन में उठे और उन्होंने तीखे तेवर में खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम लेने से अगर किसी को आपत्ति हुई है तो मैं अपना खेद व्यक्त करता हूं। भैया मोहन यादव के बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष अड़ा हुआ था कि मोहन यादव भी अपने बयान पर माफी मांगे, लेकिन मोहन यादव सदन में मौजूद नहीं थे। तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा उठे और उन्होंने कहीं ना कहीं मोहन यादव के बयान पर खेद व्यक्त किया। इसके बाद भी हंगामा विपक्ष करता रहा कि मोहन यादव के बयान पर मोहन यादव आखिर क्यों माफी नहीं मांग रहे। इसके बीच में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते नरोत्तम मिश्रा ने माफी मांगी है और उस पर विपक्ष को संतुष्ट होना चाहिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जो आरोपों का जवाब दे रहे हैं उसको सुनना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों का जवाब देना शुरू किया इसके बाद भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। कई बार अगर हम बात करें जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों का जवाब देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि हमने सरकार को गिराया है कमलनाथ की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हमें सरकार को गिराना ही होता तो हम सरकार बनने ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे वो देर रात 2 बजे तक उन्होंने परिणामों को देखा और जब उन्हें लगा कि कांग्रेस की 114 सीटें आ गई हैं और उनकी 109 सीटें ही हैं तो उन्होंने निश्चित कर लिया था कि सुबह उठते ही वह मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा देंगे और कहीं ना कहीं कमलनाथ को उन्होंने फोन लगाकर बधाई भी दी थी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब वह सुबह उठे तो उन्होंने सबसे पहले कमलनाथ को बधाई दी कि बधाई हो, आपकी सरकार अब सत्ता में आने वाली है और अच्छा काम करेगी, यही भी उम्मीद है। और सुबह होते हुए उसके बाद सुबह 11 बजे वह राजभवन पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इन तमाम आरोपों को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे। अगर हम बात करें बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, कर्ज माफी को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो कमलनाथ की सरकार ने दावा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन एक बात और हम इस बात का जिक्र करना चाहेंगे कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर और कमलनाथ की सरकार पर आरोप लगाते हुए आता रहा है कि कमलनाथ की सरकार में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन आज सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कमलनाथ की सरकार में 7,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विपक्ष के विधायक थे और उन्होंने सहमति जताई और उन्होंने कहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तो माना कि कमलनाथ की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें बेरोजगारी को लेकर तो बेरोजगारी को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 1,13,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी और उसको लेकर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 1 लाख पदों को लेकर जो वैकेंसी है वह निकाली गई है, उसके
जो फॉर्म है वही भी अब तैयार किए जा रहे हैं और उसको लेकर अब जो नामांकन की प्रक्रिया है, यानी कि जो आवेदन, जो बेरोजगार लोग हैं वह आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से रोजगार की बात भी कही जा रही है कि 15 अगस्त यानी 2023 में 1,13,000 लोगों को नई नियुक्तियां दी जाएंगी। यानी उसमें शिक्षकों की भी भर्ती है, पटवारियों की भी भर्ती है, पुलिस की भी भर्ती है, तमाम जो विभाग हैं उनमें भर्ती प्रक्रियाएं की जाएंगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ की सरकार 15 महीने की सरकार रही थी, लेकिन उस दौरान एक भी विज्ञप्ति भर्ती प्रक्रिया को लेकर नहीं निकाली गई, ना ही जो बेरोजगारों से वादा किया गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा वह भत्ता भी बेरोजगारों को नहीं दिया गया। साथ ही जो मदद योजना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू की गई थी वह भी कमलनाथ की सरकार में बंद कर दी गई थी। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा और इस दौरान जब मदद योजना को लेकर विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर जो सरकार दावा कर रही है कि कमलनाथ की सरकार ने बंद किया था और बीजेपी की सरकार ने शुरू किया है, तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कई ऐसे बयानों का भी जिक्र किया, कमलनाथ के बयानों का भी जिक्र किया और साथ ही वित्त मंत्री पूर्व जो थे तरुण भनोट, उनसे भी उन्होंने सवाल किए कि आखिर जो किसानों को कर्जा माफ होना था वह आखिर क्यों नहीं किया गया था पूरा। आपके दावा था कि हमने 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ किया है, लेकिन 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। हालांकि दावा किया गया था कि 9,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ हुआ। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात तो स्वीकार की कि किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन 9,000 करोड़ का जो कमलनाथ की सरकार दावा करती थी वह नहीं हुआ है। 7,000 करोड़ का ही सिर्फ किसानों का कर्जा माफ हुआ। यानी कि कह सकते हैं बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार जो अन्य मुद्दे थे, चाहे आदिवासियों के मुद्दे की लेकर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आज सदन में बोल रहे थे तो पैसा एक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की सरकार पहली ऐसी सरकार है कि जिसने जनजातीय वर्ग के विकास के लिए पैसा एक्ट लागू किया है। इसको लेकर हीरालाल अलावा जो है कांग्रेस के विधायक जनजातीय वर्ग से आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 3 सुझाव दिए कि पैसा एक्ट तो आपने लागू कर दिया है, अच्छी बात है, और उन्होंने सहमति भी जताई है। इस दौरान उन्होंने 3 सुझाव दिए और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिल्कुल आपके सुझावों पर विचार किया जाएगा और आदिवासियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर जहां पर सत्र जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करे, राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी। तो कोरोना संक्रमण की वजह से भारत में भी खतरा अब महसूस होने लगा है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयार करें, राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, भारत में भी कोरोना का कहर जो है वो बरपा रहा है। वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की है।
जी पूजा, देखिए 3 दिन से जिस तरीके से चीन का एक वीडियो चल रहा है और वहां की जो डेली मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक चीन की बहुत बड़ी आबादी इस समय कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 की चपेट में आ गया है और ये वेरिएंट लोगों को प्रभावित कर रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने की जो उनकी रणनीति रही है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक सराहनीय प्रशंसा रही है उनकी। और उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है और आज उन्होंने अपने कार्यालय में एक विशेष टीम 9 की बैठक की है और इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों विभागों को स्थापित समन्वय करने का दिशा निर्देश दिए हैं कि दोनों विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर इसके रोकथाम को लेकर आगे की रणनीति बनाएं। और इसके साथ ही तमाम अधिकारी आज उनके साथ मौजूद थे तो उनको तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दी है, जिसमें खासकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, सार्वजनिक इलाके हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ ही फेस मास्क अनुरूप जो अनिवार्य रूप से लोग प्रयोग करें उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाए, उसके लिए टीमें लगाई जाए। और जिस तरीके से तमाम सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालयों में जो एक कोविड हेल्प डेस्क हुआ करती थी, वहां पे सैनिटाइजर की व्यवस्था हुआ करती थी, वो व्यवस्था पुनः दुरुस्त की जाए और खासकर लोगों से यह भी अपील की जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर किसी तरीके के कोई लक्षण उनमें दिखाई देते हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर कोरोना संक्रमण की जांच करा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लगातार संजीदा हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने विभागों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दे। खासकर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और दूसरी तरफ सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक रूप से करें और लोगों को, आने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। और जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है तो वो है कि चाहे बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो और उसके साथ ही जो एयर स्टेशन है वहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग अनिवार्य रूप से की जाए। जिस तरीके से पूर्व में डेटा इकट्ठा किया जाता था वो यानी कि T3 यानी टेस्ट और ट्रीटमेंट, ये तीनों आवश्यक रूप से जारी रहें। स्वास्थ्य महकमे को 7 दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे। उन्होंने भी अधिकारियों से कहा है कि अस्पतालों में बेड की उपलब्धि उपस्थित रूप से कर ली जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर स्थापित कर लिए जाए, जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। कहीं भी अगर कोई भी भयावह स्थिति पैदा होती है देश में तो उसको नियंत्रित की जाए। अभी जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें खास है कि बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है और इसके साथ ही जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनको एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग की जाए और इसके साथ उनकी टेस्टिंग की जाए, उसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत मिले। अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज नए वेरिएंट BF7 का मिलता है तो उसकी जानकारी तुरंत राज्य स्तर पर भी दी जाए और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना है उसको लेकर डॉक्टर अपने जो अन्य वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ जब बैठक कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रसन्नचित्त होने वाली बात यह कही कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन को लेकर अग्रणी भूमिका में रहा है, केवल भारत ही नहीं विश्व में भी उसकी सराहना की गई है और वही भूमिका यहाँ जो बूस्टर डोज रही उसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की दूसरी चिंता यह भी रही है कि किसानों को किस तरीके से इस कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी 2019 से लेकर 2021 तक। तो ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं उनको भी नुकसान ना होगा, कोई भयावह स्थिति पैदा होती है क्योंकि ज्यादातर तो ऐसे में सबसे ज्यादा किसान को आवश्यकता है वो है बिजली और खाद की। तो खाद के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि खाद लोगों को उपलब्ध कराई जाए, किसानों को कहीं परेशानी ना हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी हो चाहे खाद्य विपणन अधिकारी हो उनको दिशा निर्देशित कर दिया कि अपने अपने जिलों में खाद की उपलब्धता के लिए सरकार को आवश्यक रूप से पत्र लिखें। यदि कोई कमी रह जाए तो उसके लिए सीधे संबंधित विभाग के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निचले स्तर पर देखा जाए कि जो आंगनबाड़ी संचालिकाएं हैं उनको भी इस कोविड प्रबंधन को तहत उनको जोड़े जाने के लिए भी कहा है। अगली खबर की ओर अब जो कि तीसरी बड़ी खबर है, तो चीन में कोरोना वायरस के कोहराम के बाद भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की एंट्री होने के बाद MP की सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला CMHO को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा
कि नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार का पत्र मिला है। ऐसे में सभी जिला सीएमएचओ को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपल ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भेजने और जीनोम सीक्वेंसी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। आज की चर्चा होनी है। नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार का पत्र मध्य प्रदेश सरकार पे आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त प्रदेश के जिलों में सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि जो भी 2-4 नए पॉजिटिव निकलते हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, करा ली जाए और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को हम इसको भेजेंगे, जिससे नए वेरिएंट के बारे में जो हर बार वेरिएंट को नाम दिया जाता है BF.7 वाला या दूसरे, इस तरह से इस प्रदेश के अंदर सभी को कहा गया है। जो इच्छाधारी हिंदू ठाकुर के दोनों हाथ ही कल इनके नेताओं ने ले लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़कर है। विवेक, जिस तरीके से पूरे देश भर में एक सतर्कता देखी जा रही है कोरोना को लेकर, जिस तरीके से चीन में कोहराम मचा हुआ है कोरोना को लेकर, वैसे ही भारत भी एक सतर्कता बरत रहा है। वही मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सतर्कता बरती जा रही है कोरोना को लेकर, तो किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि एक डर का माहौल कहीं ना कहीं एक बार फिर उत्पन्न हो रहा है सभी में। बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से चीन में हालात बने हुए हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, इसको लेकर भारत सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार भी गंभीर है और जो प्रदेश के सीएमएचओ हैं यानी कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उनको अब निर्देश जारी कर दिए गए। सैंपलिंग की जो जांच है भाई तेजी से बढ़ाने के लिए कहा गया है, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी कहा गया है और जो सैंपलिंग लिए जा रहे हैं उनको अब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भेजने के निर्देश भी अब मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी सीएमएचओ को दिए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र मिला है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर और उसमें कहा गया है कि जो अब जो भी सैंपलिंग की जाए उनको ऑल इंडिया मेडिकल जो साइंस इंस्टीट्यूट है उसमें भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सरकार गंभीर है और अब जो सैंपलिंग की जा रही है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि जो टेस्ट है अब उनमें बढ़ाया जाएगा और जो जीनोम सीक्वेंसी है इसे लेकर भी अब टेस्टिंग की जो संख्या है वह बढ़ाई जाएगी। आज इसको लेकर कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं। एक बात का और जिक्र हम करना चाहेंगे, जब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में संबोधित कर रहे थे यानी कि विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि चीन में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं यही हालात मध्य प्रदेश में नहीं बनने देंगे और इसको लेकर उन्होंने जनता से अपील की है कि सतर्क रहने की हमें आवश्यकता है और जो जरा सी भी अगर उन्हें लगता है कि कोरोना हो सकता है तो उसकी जांच कराएं और सतर्क रहें। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का अवश्य पालन करें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से चीन के हालात हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार अलर्ट है और मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी से अपील की है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का फिर से एक बार पालन करें, जिससे कि किसी बीमारी से बचा जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि खबर यूपी के रायबरेली से है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल रायबरेली पहुंचा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे के साथ विधायक अतुल प्रधान, विधायक राहुल लोधी भी रहे मौजूद। ये प्रतिनिधिमंडल यहां सोनू तठावा पर हुई कार्रवाई को लेकर पहुंचा है। इस दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि सपा नेता सुरेश यादव के ढाबे पर हुई कार्रवाई को अवैध बताया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडिया से चर्चा के दौरान कई आरोप लगाए हैं। पार्षद जी, हमारे महामंत्री आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर
आज एक डेलीगेशन यहाँ आया जिसमें सम्मानित विधायकगण, हमारे नेता आदरणीय मनोज पांडे जी, अतुल जी, सम्मानित विधायकगण, जिलाध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ आज आए हैं। जिस तरह से सुरेश यादव जी का सोमू ढाबा यहाँ गिराया गया, नोटिस चिपकाना चाहिए तो उसको छिपाने का काम किया गया, सारी बातें अभी आरपी यादव जी ने भी आपको बताई। जिस तरह का अत्याचार किया गया, उन सारी बातों को गंभीरता से जमीन पे आकर के जानकारी लेकर के उन सारी बातों को इकट्ठा करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक ढांचे को खत्म करना चाहती। अब उस परिवार का अधिकार था कि अगर कहीं उसकी कोई सुनवाई चल रही थी, अगर निचली अदालत में अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो अगर समय से सारी जानकारी मिल जाती तो ऊपर जाता। इस संविधान के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। ये घटना जो है लगभग 3.5 साल पुरानी है। 10 अक्टूबर को ये थोड़ा बहुत विवाद धावक हुआ था। उसके बाद गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इसका और इसको रूप 302 कर दिया गया, जहां तक कि हमको भी 22 महीने जेल में रखा गया गलत तरीके से। और अभी 17/11 को एक FIR हमारे खिलाफ कराई गई है झूठी धमकाने की, और उसमें दरोगा ने मेरे पास पूछताछ नहीं की, मेरे दस्तखत बना लिया कि हम जो भी कहना चाहेंगे कोर्ट में कहेंगे, और चार्जशीट दाखिल कर दी 4 लोगों के खिलाफ जो बेल आउट है। और उसमें जो जांच अधिकारी ने किया उसमें कहीं कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमने कहीं कुछ कहा, और जितने लोग जेल में हैं उनको भी धमकाने की बात कही जा रही है, जबकि वो पुलिस की हिरासत में। देखिए, बड़े विस्तार से आरपी यादव जी ने बताया आपको, और ये सफर पक्ष है स्वयं उस मामले में। केवल 2 चीजों को डेलीगेशन देखेगा कि जो निर्माण हटाया गया, निर्माण को हटाए जाने के लिए जो लीगल प्रोसेस है उसको अपनाया गया कि नहीं अपनाया गया, और एक जो नैसर्गिक न्याय की परिभाषा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अवैध निर्माण कर लिया है उसको नोटिस दी गई कि नहीं दी गई, उसको अगर लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको अवैध घोषित किया तो उसको अपने अवैध निर्माण को हटाए जाने का समय दिया गया कि नहीं दिया गया। जो लीगल प्रोसेस है, जो हर व्यक्ति को उसमें समय मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि तमाम लोग इस तरीके का निर्माण कराते हैं, कहीं फीट 2 फीट 5 फीट 10 फीट, या कहीं कहीं अज्ञानतावश नक्शा नहीं पास करा पाए और समन शुल्क के साथ उन्होंने आवेदन किया। ऐसी संख्या बहुत बड़ी होती है पूरे राज्य में। हर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको गिराने के पहले प्रशासन लीगल तौर पर उसे नोटिस देता है, और यदि उस नोटिस से वो संतुष्ट नहीं होता और गिराने का ऑर्डर भी करता है तो उसको 15 दिन मिनिमम और 30 दिन का समय दिया जाता है कि वो स्वयं अपने साधनों से उसको हटा ले। देने की बात करती थी, या तो पूरा का पूरा उनका जो जीवन भर की कमाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वैभव वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, सपा नेता सुरेश यादव के ढाबे पर हुई कार्रवाई को अवैध बताया गया है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल रायबरेली पहुंचा है। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? जी, मुझे बिल्कुल बताना चाहूंगा, मामला 2019 में हुए आतिथ हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जी। इस पूरे मामले में सपा नेता सुरेश यादव को जेल हुई है और वो अभी भी जेल में बंद है। वहीं उनके ढाबे पर प्रशासन ने चलाकर निर्माण अवैध बताकर नष्टवान कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 सदस्यीय डेलीगेशन रायबरेली भेजा, इस बात की जांच करने के लिए रायबरेली पहुंचा है कि आखिरकार क्या कारण रहा है कि प्रशासन की एकदम क्यों उड़ाना पड़ा। वहीं इसी पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार लगातार विपक्ष पर अनगर रूप से कार्रवाई करने के दबाव में जिसका जीता जाता तुरंत सबूत उठाता है। इस मामले में सदन में भी उठाने के बात करता हुआ नजर आया है। सदन में पंकज मलिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे, आज सफाई नेता मौजूद रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।